मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। मित्रों, अब तक मैं माँ उपन्यास के 14वें भाग तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 15 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। मजदूरों ने नई खोमचे वाली को फौरन पहचान लिया। पेला गया भी इस काम में शामिल हो गई। वे पूछते और प्रशंसा के भाव से सिर हिलाते। उनमें से कुछ उसे यह भी दिलासा देते कि पावेल जल्दी ही जेल से छूट जाएगा। कुछ मजदूर डायरेक्टर को और पुलिस वालों को बुरी बुरी गालियां देते और माँ को अपने हृदय में इनकी प्रतिध्वनि मिलती। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे इस दुर्दशा में देखकर मन ही मन खुश होते और कारखाने के टाइम कीपर ईसाई गोरबोव ने तो दांत पीसकर यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं गवर्नर होता तो तुम्हारे बेटे को फांसी पर चढ़वा देता। लोगों को उल्टी पट्टी पढ़ाने चला था। इस भयानक धमकी को सुनकर माँ का दम सूख गया। उसने ईसाई की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल उसके छोटे से धब्बेदार चेहरे को एक नज़र घूरकर देखा और आह भरकर आंखें झुका ली। फैक्ट्री में असंतोष फैला हुआ था। मजदूर छोटे छोटे गिरोहों में जमा होकर आपस में खानाफूसी करते। फोरमैन लोग हर बात की टोह लेने के फेर में इधर उधर परेशान घूमते रहते। चारों तरफ गालियां और तिरस्कारपूर्ण हंसी सुनाई देती। दो पुलिस वाले समोइलो को उसके सामने से लेकर गुजरे। वह एक हाथ जेब में डाले हुए चल रहा था और दूसरे से अपने लाल बालों को पीछे कर रहा था। उसके पीछे लगभग 100 मजदूर चले आ रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर पुलिस वालों को गालियां दे रहे थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे। समोइलो, हवा खाने जा रहे हो? किसी ने चिल्लाकर कहा। आजकल हम लोगों की बड़ी इज्जत हो रही है, किसी दूसरे ने कहा। जब हम टहलने निकलते हैं तो हमारे साथ एक दो संतरी कर दिए जाते हैं और मोटी सी काली। मालूम होता है कि अब चोरों को पकड़ने में कोई फायदा नहीं रहा। एक लंबे कद वाले काने मजदूर ने आवाज कसी। इसलिए अब ईमानदार लोगों को पकड़ने लगे हैं। अरे, इनमें इतनी भलमनसाहत भी नहीं रही कि रात को गिरफ्तार किया करें। भीड़ में से एक आवाज आई, ये हरामी तो दिन दहाड़े या अंधेर करते हैं। पुलिस वालों की त्योरियों पर बल पड़ गए और वे तेजी से चलने लगे। वे कोशिश कर रहे थे कि किसी बात की ओर ध्यान ही न दें और ऐसे जताते रहें मानो उन्हें जो गालियां दी जा रही हैं उन्हें वे सुन ही न रहे हों। 3 मजदूर लोहे का एक बड़ा सा लट्ठा लिए हुए उनके सामने आ निकले। अरे चिड़ी मारो, रास्ता तो दो, उन्होंने चिल्लाकर कहा। माँ के पास से होकर गुजरते समय समोइलो ने सिर हिलाकर उसे सलाम किया। हम भी चल दिए, उसने खिसे निकाल कर कहा। माँ ने चुपचाप झुककर उसके अभिवादन का उत्तर दिया। इन ईमानदार और समझदार नौजवानों की उसके हृदय पर बहुत गहरी छाप पड़ी थी, जो जेल जाते हुए भी मुस्कुराते रहते थे। माँ का हृदय एक माता के प्यार और ममता से भर उठा। फैक्ट्री से वापस आकर उसने सारा दिन मारिया के साथ बिताया। वह काम में उसका हाथ बटाती रही और उसकी बेसिर पैर की बातें सुनती रही। उस दिन शाम को वो बहुत देर से घर लौटी, जो बिल्कुल नीरस, एकांत और निराशापूर्ण था। बड़ी देर तक वह निरुद्देश्य इधर उधर टहलती रही। उसके मन में शांति नहीं थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे चिंता भी हो रही थी क्योंकि रात होने आई थी और योगोर इवानोविच अभी तक अपने वादे के अनुसार छपे हुए पर्चे और अखबार लेकर नहीं आया था। शरद ऋतु की हिम के भारी भारी सुरमई गोले पृथ्वी पर गिर रहे थे। वे बड़ी कोमलता के साथ खिड़कियों के शीशे पर चिपक जाते थे और फिर धीरे धीरे पिघल कर नीचे फिसल जाते थे।
और अपना चिन्ह छोड़ जाते थे। वह अपने बेटे के बारे में सोचती रही। दरवाजे को किसी ने बड़ी सावधानी से खटखटाया। माँ ने जल्दी से दौड़कर कुंडा खोल दिया। सासा अंदर आई। माँ ने बहुत दिन से उसे नहीं देखा था और पहली बार जिस पर उसका ध्यान गया वह यह थी कि वह जरूरत से ज्यादा मोटी लग रही थी। सलाम, माँ ने कहा। उसे इस बात की खुशी थी कि कोई तो आया और अब कम से कम कुछ रात उसे अकेले नहीं बितानी पड़ेगी। मैंने बहुत दिन से तुम्हें नहीं देखा। कहीं बाहर गई थी क्या? नहीं, मैं जेल में थी, लड़की ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। निकोलाई इवानोविच के साथ? याद है उसकी? हाँ हाँ, माँ ने पुलकित स्वर में कहा। योगोर इवानोविच ने कल मुझे बताया था कि उसे छोड़ दिया गया है, लेकिन तुम्हारा मुझे पता नहीं था। मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि तुम कहाँ थी। कोई बात नहीं है, यह लो। योगोर इवानोविच के आने से पहले मुझे कपड़े भी बदल लेने हैं, उसने इधर उधर नजर डालते हुए कहा। तुम बिल्कुल भीग गई हो। मैं अखबार और पर्चे लेकर आई थी। लाओ लाओ, मुझे दे दो, माँ ने बड़ी उत्सुकता से कहा। लड़की ने कोट के बटन खोलकर अपने शरीर को झटका और पर्चे इस तरह नीचे गिरने लगे जैसे पतझड़ में पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। माँ उन्हें बटोरते हुए हंस पड़ी। मैंने जब तुम्हें देखा तो सोच में पड़ गई कि आखिर तुम इतनी मोटी कैसे हो गई। मैंने समझा शायद तुम्हारा ब्याह हो गया है और तुम पेट से हो। अरे वाह, कितने बहुत से पर्चे ले आई तुम पैदल तो नहीं आई हो ना? नहीं, पैदल ही आई हूं, सासा ने उत्तर दिया। वह फिर पहले की तरह लंबी और दुबली पतली लगने लगी। माँ ने देखा कि उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था, जिसके कारण उसकी आंखें हमेशा से ज्यादा बड़ी दिखाई देने लगी थीं और आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। आखिर तुम यह क्यों करती हो? जेल से छूटने के बाद तो तुम्हें आराम करना चाहिए, माँ ने आह भरकर सिर हिलाते हुए कहा। करना ही पड़ता है, कांपते हुए लड़की ने कहा। अच्छा, मुझे पावेल मिखाइलोविच के बारे में बताओ। जब वह पकड़ा गया था तब क्या वह बहुत परेशान था? यह प्रश्न पूछते समय सासा ने माँ की तरफ नहीं देखा। वह सिर झुकाए कांपती हुई उंगलियों से अपने बाल ठीक करती रही। ज्यादा परेशान तो नहीं था, माँ ने उत्तर दिया। अपने दिल की हालात वह जाहिर थोड़े ही होने देगा। उसका जी तो अच्छा है, लड़की ने नरमी से पूछा। इतनी उम्र हुई, कभी बीमार तो पड़ा नहीं, माँ ने उत्तर दिया। मगर तुम तो बुरी तरह कांप रही हो। मैं अभी तुम्हारे लिए चाय और रस भरी का मुरब्बा लाए देती हूँ। यह कर दो तो बड़ा अच्छा है, मगर बड़ा झंझट करना पड़ेगा। इतनी देर हो गई है, मैं खुद बना लूंगी। इतना थकने के बाद, माँ ने झिड़की के स्वर में कहा और समोवार में आग सुलगाने लगी। सासा भी रसोई घर चली गई और दोनों हाथ सिर के पीछे बांधकर बेंच पर बैठ गई। इस सब का फल तुम्हें कौन देगा? माँ ने पूछा और फिर आह भरकर स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दिया। ईश्वर के सिवा और कोई नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम तो उसमें भी विश्वास नहीं रखती। नहीं, लड़की ने सिर हिलाकर संक्षेप में उत्तर दिया। मगर मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करती, माँ ने आवेश में कहा और फिर अपने दामन से हाथों की काली पोंछते हुए वह दृढ़ विश्वास के साथ बोली। तुम अपनी आस्था को भी नहीं समझती। अगर तुम्हें ईश्वर में विश्वास न होता तो तुम ऐसा जीवन कैसे बिता सकती? सहसा बरसाती में किसी के पैर फटकने की और धीरे से बुड़बुड़ाने की आवाज आई। माँ चौंक पड़ी और लड़की जल्दी से उछलकर खड़ी हो गई। दरवाजा न खोलना, उसने चुपके से कहा। अगर पुलिस वाले हों तो साफ कह देना कि तुम मुझे नहीं जानती। कह देना कि मैं अंधेरे में रास्ता भूल गई थी और तुम्हारे दरवाजे पर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। तुमने अंदर लाकर जब मेरे कपड़े उतारे तो ये पर्चे मिले, समझी? हाय मेरी बच्ची, मैं यह क्यों कह दूंगी? माँ ने बहुत व्यथित होकर पूछा। जरा ठहरो, सासा ने दरवाजे पर कान लगाकर कहा। शायद योगोर हो। एक और ही था,
वह बिल्कुल भीगा हुआ था और थकान के कारण हाँफ रहा था। समोवार गर्म है, यह बड़ा अच्छा है। अम्मा, समोवार को देखकर जितनी खुशी होती है उतनी और किसी चीज को देखकर नहीं होती। अच्छा सासा, तुम यहाँ पहले ही पहुंच गई? धीरे धीरे अपना भारी कोट उतारते समय भी वह लगातार बोलता ही जा रहा था। पूरे रसोई घर में उसके सांस लेने की खरखराहट सुनाई दे रही थी। अम्मा, हाकिमों को यह जरा सी लड़की तो फूटी आंख नहीं सुहाती। एक बार जब जेलर ने इसका अपमान किया था तो इसने भूख हड़ताल शुरू कर दी और उससे माफी मंगवा कर ही हड़ताल खत्म की थी। 8 दिन तक इसने कुछ भी नहीं खाया, बस मरते मरते बची। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या पेट है मेरा भी? वह अपनी हास्यास्पद तो थामे हुए दूसरे कमरे में चला गया। अपने पीछे दरवाजा बंद करने के बाद भी वह लगातार बोलता ही रहा। सचमुच 8 दिन तक तुमने कुछ नहीं खाया था? मां ने आश्चर्य से पूछा। उससे माफी मंगवाने के लिए मुझे तो कुछ करना ही था, सासा ने उत्तर दिया। वह अभी तक ठंड से कांप रही थी। लड़की की इस कठोरता और उसके निश्चिंत भाव में मां को तिरस्कार का एक पुट मिला। क्या लड़की है, उसने सोचा और फिर जोर से बोली, अगर मर जाती तो? इसके सिवा कोई चारा ही नहीं था, लड़की ने नरमी से कहा। मगर उसे माफी मांगनी पड़ी। लोगों को इस तरह किसी की कमजोरी का फायदा तो नहीं उठाने दिया जा सकता। मां ने धीरे से कहा, सब मर्द यही करते हैं। जिंदगी भर हम औरतों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। लो, मैं तो अपना बोझ उतार आया, योगोर ने दरवाजा खोलते हुए कहा। समोवार गर्म हो गया? लाओ, मैं अंदर पहुंचा दूं। वह समोवार उठाकर दूसरे कमरे में ले जाते हुए बोला। मेरे पापा दिन भर में कम से कम 20 गिलास चाय पीते थे, जिसकी बदौलत 73 बरस की उम्र तक उन्होंने शांति के साथ स्वस्थ जीवन बिताया। उनका वजन 3 मन से भी ज्यादा था और वह अपने मरने तक वास्कोरोस्कोए गांव में नायब पादरी के पद पर काम करते रहे। क्या तुम पादरी इवान के बेटे हो? मां ने चौंक कर पूछा। जी हां, आप मेरे माननीय पिताजी को जानती हैं? मेरा भी घर वेंसेंस्क्रो में ही था। मेरे गांव में? किसकी बेटी हैं आप? तुम्हारे ही पड़ोसी थे, सेरेगिन परिवार को जानते हो ना? आप लंगड़े नील की बेटी हैं? अरे, उन्हें तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। न जाने कितनी बार वह मेरे कान ऐड चुके हैं। वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हंस रहे थे और एक दूसरे से हजारों प्रश्न कर रहे थे। चाय बनाते हुए सासा मुस्कुरा रही थी। गिलास की खनक सुनकर मां सहसा किसी दूसरे जगत से फिर अपने जगत में लौट आई। माफ करना, मैं तो सब भूल गई थी। अपने गांव के किसी आदमी से मिलकर कितनी खुशी होती है। माफी तो मुझे मांगना चाहिए कि मैंने बिना पूछे हर चीज ऐसे हथिया ली जैसे मेरा घर ही हो। लेकिन अब 10 बज गए हैं और मुझे बहुत दूर जाना है। तुम कहाँ जा रही हो? शहर? मां ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, लेकिन आखिर क्यों? इतना अंधेरा है और पानी पड़ रहा है। फिर तुम थकी हुई भी हो, रात यहीं रह जाओ। योगोर इवानविच रसोई में सो जाएगा और हम दोनों यहां सो जाएंगे। नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा, लड़की ने शांत भाव से उत्तर दिया। मां, परिस्थितियां ऐसी हैं कि लड़की को जाना ही पड़ेगा। लोग यहाँ इसे जानते हैं और अगर कल दिन में यहाँ सड़क पर किसी ने इसे देख लिया तो बुरा होगा। लेकिन वह जाएगी कैसे? बिल्कुल अकेली? बिल्कुल अकेली, योगोर ने धीरे से हंसकर बताया। लड़की ने अपने लिए गिलास में चाय बनाई और रोटी के टुकड़े पर नमक छिड़क कर खाने लगी। वह विचारमग्न होकर मां को कनखियों से देख रही थी। तुम और नताशा अकेले कैसे चली जाती हो? मैं तो कभी न जा पाऊं। मुझे तो डर लगता है, पेलागिया नीलोना ने कहा। डर तो इन्हें भी लगता है, योगोर बोला। क्यों, लगता है कि नहीं सासा? लगता क्यों नहीं, लड़की ने उत्तर दिया। मां ने कनखियों से उसे और योगोर को देखा। तुम लोग तुम लोग भी कितने कठोर हो, वह बोली। चाय पीकर सासा ने चुपचाप योगोर से हाथ मिलाया
और रसोई में चली गई। माँ भी उसके पीछे पीछे चली गई। अगर पावेल मिखाइलोविच से भेंट हो तो मेरा सलाम कहिएगा, सासा ने कहा। भूलिएगा नहीं। दरवाजे के कुंडे पर हाथ रखकर वह सहसा पीछे मुड़कर बोली, माँ तुम्हें चूम लूं? माँ ने चुपचाप उसे सीने से लगा लिया और बड़ी ममता के साथ उसे चूमा। धन्यवाद, लड़की ने सिर हिलाकर कहा और बाहर चली गई। कमरे में वापस आकर माँ ने बड़ी चिंता के साथ खिड़की के बाहर देखा। अंधकार में बर्फ के नम पाले गिर रहे थे। प्रोजेरो परिवार की याद है? योगेर ने पूछा। वह टांगे फैलाए बड़े जोर जोर से अपनी चाय फूंक फूंक कर पी रहा था। उसका लाल चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उस पर संतुष्टि का भाव था। हाँ, याद है, माँ ने कुछ सोचते हुए कहा और मेज का सहारा लेकर बैठ गई। वह बैठी हुई उदास नेत्रों से योगोर को देख रही थी। च च च बेचारी सासा, वह शहर कैसे पहुंच पाएगी? हाँ, थक जाएगी। येगोर ने सहमति प्रकट की। जेल में रहने से उसे कोई फायदा नहीं हुआ। वह पहले ज्यादा तंदुरुस्त थी। एक बात और है, उसका लालन पालन इस तरह हुआ है कि वह ज्यादा कठोर जीवन नहीं बिता सकती। सुना है उसके दोनों फेफड़े खराब हो गए हैं। वह है कौन? माँ ने बड़े कोमल भाव से पूछा। जमींदार की बेटी है। उसका बाप बड़ा सुअर है। उसने खुद ही यह बताया था। तुम्हें मालूम है माँ, वे दोनों शादी करना चाहते थे। कौन? वह और पावेल। लेकिन तुम तो जानती हो, यह बनने वाली बात नहीं। जब वह बाहर होता है तो यह जेल में होती है, और जब यह बाहर आती है तो वह जेल में चला जाता है। मुझे पता नहीं था, माँ ने कुछ रुक कर कहा। पावेल अपने बारे में कभी बात ही नहीं करता। यह सुनकर माँ को उस लड़की पर और भी तरस आने लगा और वह अनायास ही अपने अतिथि पर बरस पड़ी। तुम उसे घर तक क्यों नहीं पहुंचाए? माँ ने कहा। ऐसा करना ठीक नहीं था, उसने धीरे से उत्तर दिया। मुझे यहाँ बस्ती में बहुत सा काम करना है। मुझे सवेरे ही उठकर इधर उधर भागना दौड़ना है, और मेरे जैसे आदमी के लिए, जिसका दम हर वक्त फूलता रहता है, वह कोई आसान काम नहीं है। अच्छी लड़की है, माँ ने कहा। उसके विचार अभी तक उसी बात में उलझे हुए थे जो येगोर ने उसे अभी बताई थी। वह यह सोचकर दुखी हो रही थी कि यह बात उसने अपने बेटे से न मालूम होकर एक अजनबी से मालूम हुई। इसलिए उसकी त्योरियों पर बल आ गए थे और वह अपने होठ काटने लगी। सो तो है, येगोर ने सहमति में सिर हिलाया। मैं जानता हूं कि तुम्हें उस पर बड़ा तरस आ रहा है, पर इससे कोई फायदा नहीं। अगर तुम हम सब विद्रोहियों के लिए दुखी होने लगी तो तुम्हारा दिल किसी दिन जवाब दे जाएगा। सच पूछो तो हम में से किसी का भी जीवन आराम का जीवन नहीं है। हमारा एक साथी अभी निर्वासन काटकर लौटा है। जिस समय वह निजी नोगोदोरो पहुंचा, उस समय उसकी बीवी और बच्चा स्मोलेंस्क में उसकी राह देख रहे थे। मगर जब वह स्मोलेंस्क पहुंचा, उस समय तक वे मास्को की जेल में बंद किए जा चुके थे। अब उसकी बीवी की साइबेरिया जाने की बारी है। मेरी भी बीवी थी, बहुत ही अच्छी औरत थी। 5 साल तक ऐसी जिंदगी बिताने के बाद उसने कब्र की राह ली। एक घूंट में चाय खत्म करके वह अपनी राम कहानी सुनाता रहा। उसने जेलों में और निर्वासन में जो वर्ष बिताए थे, उसके बारे में माँ को बताया। उसने माँ को अपने विभिन्न विपदाओं के बारे में बताया, जेलों में पीटे जाने और साइबेरिया में भूखों मरने के बारे में बताया। माँ उसे ध्यान से देख रही थी और जिस शांत सरल भाव से वह अपने विपदाओं और यातनाओं से परिपूर्ण जीवन की कहानी का वर्णन कर रहा था, उस पर माँ को आश्चर्य हो रहा था। लेकिन अब कुछ काम की बातें भी करें। उसका स्वर बदल गया और उसकी मुद्रा अधिक गंभीर हो गई। वह माँ से पूछने लगा कि उसने फैक्ट्री में पर्चे वगैरह ले जाने के लिए क्या तरकीब सोची है, और माँ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसे छोटी सी छोटी बात के बारे में भी कितनी जानकारी थी। जब इस विषय पर कोई बात करने को नहीं रह गई तो वे फिर अपने गांव के बारे में बात करने लगे। येगोर तो हंसी मजाक कर रहा था,
पर माँ विचारों में खोई हुई अतीत में विचरण कर रही थी और उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके पिछले जीवन और उस दलदल में एक विचित्र समानता थी, जहाँ छोटे छोटे फर वृक्ष और सफेद वृक्ष और कांपते हुए एस्पेन वृक्ष उगे हुए थे। बर्च वृक्ष धीरे धीरे बढ़ते थे और 5 साल बाद उस गंदी मिट्टी में पनपने के बाद गिरकर सड़ जाते थे। उसने अपनी कल्पना में यह चित्र देखा और उसके हृदय में करुणा का सागर उमड़ आया। इसके बाद उसने अपनी कल्पना में एक नौजवान लड़की की आकृति देखी, जिसकी मुद्रा अत्यंत कठोर थी। बर्फ के भीगे भीगे गाले गिर रहे थे और वह थकी हुई अकेली बढ़ती जा रही थी। और माँ का बेटा जेल में था। कौन जाने वह सोया न हो और लेटे लेटे कुछ सोच रहा हो, लेकिन उसके बारे में नहीं, अपनी माँ के बारे में नहीं। अब कोई और भी था जो उसे माँ से ज्यादा प्रिय था। कष्टदायक विचार बिखरे हुए बादलों की तरह आए और उसकी आत्मा पर अंधकार बनकर छा गए। माँ, तुम थक गई हो, जाओ अब सो जाओ, येगोर ने मुस्कुरा कर कहा। उसने येगोर से रात भर के लिए विदा ली और चुपचाप रसोई में चली गई। उसका हृदय तीव्र कटुता से भरा हुआ था। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करते समय येगोर ने पूछा, अगर उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया और पूछा कि नास्तिकता का प्रचार करने वाले ये पर्चे तुम्हें कहाँ से मिले, तो तुम क्या बताओगी? मैं कह दूंगी, कहीं से मिले, तुम्हें क्या? माँ ने उत्तर दिया। वे तुम्हारी इस बात को मानेंगे नहीं, येगोर ने आपत्ति की। वे अच्छी तरह जानते हैं कि उनका इस बात से बहुत गहरा संबंध है। वे इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। मगर मैं उन्हें बताऊंगी नहीं, वे तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो क्या हुआ? ईश्वर की कृपा से कम मैं इसके योग्य तो हूं। माँ ने आहें भरकर उत्तर दिया। मेरी किसे जरूरत है? किसी को भी नहीं। और मैंने सुना है कि वे मारपीट भी नहीं करेंगे। हों, येगोर ने माँ की ओर ध्यान से देखते हुए कहा। नहीं, मारेंगे पीटेंगे तो नहीं, मगर भले लोगों को खुद ही उनसे बचकर रहना चाहिए। तुमसे तो यह सीखना मुमकिन नहीं, माँ ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। येगोर बिना कोई उत्तर दिए कमरे में टहलने लगा। कुछ देर बाद वह माँ के पास आकर बोला, माँ, बड़ा कठिन है यह। मैं जानता हूं कि तुम्हें कितना दुख होता है। दुख किसे नहीं होता? माँ ने हाथ हिलाकर कहा। मुमकिन है जो लोग इन बातों को समझते हैं उन्हें इतना कष्ट न होता हो, लेकिन धीरे धीरे मैं भी समझने लगी हूं कि भले लोग क्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं। माँ, अगर तुम इतना समझती हो तो तुम्हारी जरूरत सबको है, सबको, उसने बड़े निष्कपट भाव से कहा। माँ कनखियों से उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। दोपहर को वह फैक्ट्री जाने को तैयार हुई। उसने पर्चे अपने कपड़ों में इतनी अच्छी तरह छुपा लिए थे कि उसे देखकर येगोर ने संतोष के भाव से चटकारी ली। जेर गुत, जैसे कि सभी शरीफ जर्मन बियर की एक बड़ी बाल्टी खाली करने के बाद कहते हैं। पर्चों की वजह से तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो माँ। तुम वहीं पहले जैसी नेक अधेड़ उम्र की औरत मालूम होती हो, लंबी और कुछ थोड़ी सी मोटी। मेरी कामना है कि तुमने जिस काम में हाथ लगाया है उसमें सभी देवी देवताओं की कृपा दृष्टि तुम्हारे साथ हो। आधे घंटे बाद वह शांत भाव से और दृढ़ विश्वास के साथ फैक्ट्री के फाटक पर खड़ी हुई थी। वह अपनी टोकरियों के बोझ से दबी जा रही थी। दो संतरी बड़ी सख्ती से यार्ड में जाने वाले हर व्यक्ति की तलाशी ले रहे थे और जवाब में वे लोग जिनकी तलाशी ली जाती थी उन्हें गालियां देते थे और दूसरे मजदूर उन पर फंक्तियां कसते। एक तरफ एक पुलिस वाला और एक दूसरा लंबी टांगों वाला आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा लाल था और आंखें तीर की तरह तेज थी। माँ ने बहंगी का डंडा एक कंधे से दूसरे कंधे पर रख लिया और आंख बचाकर उस लंबी टांग वाले आदमी को देखने लगी, क्योंकि वह समझ गई थी कि वह जासूस है। अरे कमबख्तों, हमारी जेबों को क्या देखते हो? हमारे दिमागों की तलाशी लो। घुंघराले बाले वाले एक लंबे मजदूर ने संतरियों से कहा, जो उसके कपड़ों की तलाशी ले रहे थे। तुम्हारे सिर में जुओं के अलावा और है क्या? एक संतरी ने उत्तर दिया। तो फिर हमारी जान छोड़ो।
जुओं को पकड़ो, उस मजदूर ने उत्तर दिया। जासूस ने तीर की तरह उस पर एक नजर डाली और झुझलाकर उपेक्षा के भाव से जमीन पर थूका। मुझे तो चला जाने दो, मां ने कहा। देखते नहीं, बोझ के मारे मेरी तो कमर टूटी जा रही है। अपनी जगह पर पहुंचकर मां ने टोकरियां जमीन पर रख दी और माथे का पसीना पोंछकर चारों तरफ देखने लगी। गुस्सेव नाम के दो भाई जो मिस्त्री थे उसके पास आए। समोसे हैं? बड़े भाई वासिली ने त्योरियां चढ़ाकर पूछा। कल लाऊंगी, मां ने उत्तर दिया। यह संकेत वाक्य था। दोनों भाइयों के चेहरे चमक उठे। बाप रे! युवान खुश होकर चिल्लाया। वासिली नीचे बैठकर टोकरी में झांकने लगा और उसी समय पर्चों का एक बंडल उसके कोट के अंदर पहुंच गया। युवान, हम लोग घर नहीं जाएंगे, उसने ऊंचे स्वर में कहा। हम यहीं खाने के लिए कुछ खरीद लेंगे। यह कहते हुए उसने एक और बंडल अपने ऊंचे बूटों के अंदर खोस लिया। इस नई खोमचे वाली का भी भला करना चाहिए। जरूर जरूर, युवान ने हंसकर कहा। मां ने बड़ी सतर्कता के साथ चारों ओर कनखियों से देखा। शोरबा, गर्मा गर्म सेवैयां। मां आवाज लगाने लगी। चुपके से पर्चों के बंडल निकाल निकाल कर वह दोनों भाइयों को देती रही। हर बार जब पर्चे का एक बंडल उनको सौंपती, उस पुलिस अफसर का पीला चेहरा उसके मस्तिष्क में जलती हुई माचिस की सलाई की तरह चमक उठता था और वह बड़े गर्व के साथ अपने मन में कहती, लो यह लो, और यह लो, और यह लो। मजदूर प्याले हाथ में लिए हुए आ रहे थे। जब भी कोई निकट आता, ईवान गुस्से जोर से हंस पड़ता और मां चुपचाप उसे पर्चे देना बंद करके अपनी सेवैयों की ओर ध्यान देने लगती। पेला गया निलोना, तुम बहुत तेज हो, दोनों भाई यह कहकर हंस पड़े। पेट के मारे उसे वह सब करना पड़ता है, पास ही खड़े हुए कोयला झोंकने वाले एक मजदूर ने उदास स्वर में कहा। हरामियों ने उसकी रोटी का सहारा उससे छीन लिया। लाना, मुझे 3 कोपे की सेवैयां तो देना। मां, तुम चिंता न करना, तुम्हारा काम किसी न किसी तरह चलता ही रहेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोगों की इन्हीं बातों का तो सहारा है, मां ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। हमदर्दी के 2 शब्द कहने में हमारा कुछ लगता है भला, उसने वहां से चलते हुए बुदबुदा कर कहा। गर्मा गर्म शोरबा, सेवैयां, दाल। मां आवाज लगाने लगी। वह सोच रही थी कि किस तरह वह बेटे को पर्चे बांटने के अपने प्रथम अनुभव के बारे में बताएगी, पर उसके मस्तिष्क के पीछे उस पुलिस अफसर का चिंतित और क्रुद्ध पीला चेहरा घूम रहा था। भय से व्याकुल होकर उसकी काली मूछें फड़क रही थी और उसके धनुषाकार होठों के नीचे से उसके भींचे हुए सफेद दांत चमक रहे थे। मां के हृदय में उल्लास चिड़ियों की तरह चहचहा रहे थे। उसने बड़े व्यंग के भाव से भौहें तान ली और अपना सामान बेचते हुए मन ही मन उस अफसर से कहती रही, लो यह लो। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास मां के भाग 15 का वाचन मेरे अर्थात मां सुनांजलि के स्वर में। मित्रों, रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।